हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल। देखो बच्चों, आपकी जो आज की लाइव क्लास है इसका लिंक मैंने वैसे भी बहुत कम बच्चों को शेयर कर पाया हूँ। तो जो भी बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो लाइव में अपना साथ में पैरेलल कमेंट करते रहेंगे, बिकॉज ये 1-to-1 इंटरेक्शन क्लास है। जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी क्लास तब इंटरेस्टिंग होती है जब उसमें 2 वे कम्युनिकेशन होता है। तो मैं वीडियो बना रहा हूं और उसे आप लोगों को शेयर करता हूं, तो उसमें आप लोगों का फीडबैक, आपका जो क्वेश्चन और डाउट और प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला पोर्शन मिस लग रहा है, इसलिए मैं लाइव क्लास में आ चुका हूं। तो लाइव क्लास में मैं चाह रहा हूं कि आप लोग कमेंट करें, अगर जो क्वेश्चन है समझ नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है, वो बताते जाएंगे, तो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, है ना। तो आज की जो क्लास है उसमें हम टॉपिक लाए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी चैप्टर है। इसके 2 क्वेश्चन आपको जेई में दिखेंगे। अगर 2 जो क्वेश्चन को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, इसमें कुछ रिक्वायरमेंट है। उसमें से पहले तो मैं अपना ट्रेडमार्क अपना लिख लूँ, के बाद क्लास स्टार्ट करता हूँ। जैसा मैंने कहा कि इसमें कुछ रिक्वायरमेंट होती है। सो क्या क्या रिक्वायरमेंट है? आपको बेसिक नॉलेज ऑफ सीक्वेंस सीरीज का जानकारी होना चाहिए। सीक्वेंस सीरीज को हिंदी मीडियम के अगर कोई बच्चे देख रहे हैं उनको बता दूं, इसको बोलते हैं श्रेणियाँ। इसका थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, इसके फॉर्मूलास मालूम होना चाहिए। किसको सॉल्व करने के लिए? कॉम्प्लेक्स नंबर को। आप भले पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन इसके अंदर में ये जो पोर्शन आएगा सीक्वेंस सीरीज का, आपको जानकारी उसका होना चाहिए। सो ये बीच में आपको ज़रूरत पड़ेगा। और सेकंड थिंग मैं बता दूं, जो आपको सबसे कम पसंद है, जो टॉपिक है, कुछ बच्चे तो बहुत ज़्यादा ही कम पसंद करते हैं, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसका बहुत मेजर रोल है इसमें। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इसमें बहुत ज़्यादा ही रोल है। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब इसको निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। तो ये आपको, अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नॉलेज वीक है और बच्चों को थोड़ा कम आता है, उनके लिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है एक चैप्टर, वो एक लेवल तक जाके स्टक हो जाएगा। उसके बाद वो चैप्टर उतना क्लियरली समझ नहीं आ पाएगा। तो देखिए बच्चे, जैसा मैंने आपको बताया था, आप मुझे मैसेज किए थे कि सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर करवा दीजिए, तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर करा रहा हूँ, लेकिन इसको मैं बेस से पढ़ा रहा हूँ। मैं बीच बीच में आपके कमेंट्स देखते रहूँगा, आप लोग का जो मैसेज आ रहा है, कितने बच्चे ज्वाइन किए हैं। देखिए, वैसे तो मैं सिर्फ और सिर्फ 15-16 स्टूडेंट्स को शेयर कर पाया था मेरे डायरेक्टली कांटेक्ट में, और अब बाकी जो भी बच्चे दूसरे बच्चों को अपने शेयर किए होंगे तो वो भी जुड़ जाएंगे, तो बहुत बेटर होगा। सो लेट वी स्टार्ट द चैप्टर। तो चैप्टर का जो नेम है बच्चे, हमारा जो चैप्टर है, वो चैप्टर का जो नेम है हमारा, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखिए, आपको जो नाम है इसको हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। अब सबसे पहले ये समझना पड़ेगा ये कॉम्प्लेक्स वर्ड क्यों यूज हुआ, अब इसको जानने की जरूरत होगी। कॉम्प्लेक्स नंबर जो बना है वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों बनाया गया, कोई और नाम क्यों नहीं दिया गया? इसका रीजन ये है कि ये रियल और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। 2 टाइप के नंबर होते हैं, एक वास्तविक होता है और दूसरा होता है अधिकल्पित बोलते हैं जिसको। इन 2 टाइप के डिफरेंट नंबर का कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जब रियल नंबर को जब स्क्वायर रूट निकाला जाता है, जैसे आप जानते हैं अगर ए एक पॉजिटिव नंबर है, अगर वो रियल नंबर होगा, अगर मैं रूट ओवर ए निकालूं तो ए, अगर मैं बोल रहा हूँ रूट ओवर ए, वो एक क्या होगा? रियल नंबर होगा। रूट ओवर ऑफ ए मतलब ये एक नंबर जो बनेगा वो कौन सा नंबर बनेगा? वो एक रियल नंबर बनेगा। एग्जाम्पल की बात करता हूँ कि a इज इक्वल टू, सपोज हमारे पास 3 है, अगर मैं रूट ओवर 3 लिखता हूँ तो ये एक रियल नंबर होगा। लेकिन अगर a की वैल्यू आपके पास नेगेटिव है, a की वैल्यू आपके पास नेगेटिव है बच्चे, a की वैल्यू माइनस में सपोज, तो लाइक a इज इक्वल टू -3 है, उस केस में रूट ओवर -3 जो होगा
वो रियल नहीं हो पाएगा। तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इसको √3 इंटू -1 लिखेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगा √3 इंटू √1। इसका मतलब होगा √3 आयोटा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो मैं थोड़ा आपको पैरेलली देखते जाऊं, आप में से बच्चे ज्वाइन हो गए हैं, थोड़ा सा मैं देखूं सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। मैसेज भी एक बार रीड करते रहूंगा पैरेलली आप लोगों को कहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं। ठीक है, मैं स्लाइड में थोड़ा सा सेटिंग में कलर चेंज कर देता हूँ इसका। का बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज होता है? ओके, लेट्स सी। दूसरे कलर तो नहीं सेट हो रहा है, मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। स्टार्टिंग कर दिए हैं हम लोग। उसको क्या लिखते हैं, √ऑफ जो -1 होता है इसको आयोटा कंसीडर करते हैं। ये बन जाता है हमारे के लिए अधिकल्पित नंबर, या फिर इसको अधिकल्पित संख्या, या फिर इसको अपन इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अब इसका पैटर्न होता है आयोटा की पावर 1 मीन्स आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर मीन्स -1 होता है, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू हमें माइनस आयोटा होता है, आयोटा की पावर 4 इक्वल्स टू 1 होता है। ये आप सब पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफली धीरे धीरे बताते हुए आगे बढ़ते जाऊंगा। और देखिए बच्चे, एक और खास बात, एक बच्चे ने मेरे को डाउट पूछा था, √2 इंटू √-3। सर ये वैल्यू क्या √ ऑफ -2 इंटू -3 क्यों नहीं हो सकता, मैंने को ये क्वेश्चन पूछा गया। मैं बच्चे ये बता दूं कि जब भी रूट के अंदर में √a इंटू √b हो तो वो √ab तभी पॉसिबल है व्हेन a and b both are positive or any one of them is positive, अदरवाइज ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। मतलब दोनों के दोनों रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज हैं तो उनका प्रोडक्ट √2 इंटू √3 नहीं लिख सकते हैं। ये कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग है आंसर, इसलिए इसका √ जो आंसर 6 लाते हैं ये गलत है, ये पॉसिबल नहीं है बच्चे। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को कि ये फंडामेंटली रॉन्ग कंडीशन है। नेक्स्ट है, जैसे आयोटा की पावर 4n+1 की बात करता हूं, आयोटा की पावर 4n+3 की बात करता हूं, आयोटा की पावर 4n+4 की बात करता हूं, ये सभी नंबर क्या है? देखिए i की पावर 4 आप थोड़ी देर पहले देख चुके हैं, इज इक्वल टू 1 होता है। तो अब मैं ये बोल रहा हूं i टू दी पावर 4n+1 है, इसको कैन आई राइट 4 पावर n इंटू आयोटा टू दी पावर 1। देखिए ये आयोटा की पावर 4 है, दैट मीन्स ये हो गया 1 की पावर n मीन्स क्या हो गया, ये तो 1 हो गया। अल्टीमेटली आयोटा आएगा तो जितना पावर होगा उतना लिखेंगे। आयोटा की पावर यहाँ 3 होगा, देखिए इस क्वेश्चन में आयोटा की पावर 4 वाला पैटर्न 1 हो रहा है तो आयोटा क्यूब मीन्स माइनस आयोटा आ जाएगा। देखिए ये वाले तो डायरेक्टली क्वेश्चन, देखिए आयोटा 4n+4 है, इट मीन्स ऑलरेडी ये 4 का मल्टीपल है तो n+1 लिख सकते हैं। 4 का मल्टीपल 1 हो जाएगा तो 1 की पावर ये n+1 मीन्स ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक पैटर्न है, ये सिंपली पैटर्न है, आप इसको देखिए और उसके आगे समझना स्टार्ट करेंगे हम लोग। थोड़ा मैं कमेंट देख लूं। चलिए बहुत बढ़िया बच्चे, 19 स्टूडेंट्स ज्वाइन हो गए हैं, थैंक यू। अभी आप लोग कंटिन्यू धीरे धीरे सीखते जाएंगे। चलिए अब हम लोग बच्चे थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने ये पैटर्न बताया कि आयोटा की पावर जो n+1, आयोटा की पावर 4n+1 का क्या पैटर्न हुआ। जैसे क्वेश्चन में दे दिया आयोटा की पावर 2022 प्लस आयोटा की पावर 2023 प्लस आयोटा की पावर 2024 डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 2021, आयोटा की पावर 2020 एंड प्लस आयोटा की पावर 2019। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन दिए रहते हैं तो आप, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसकी भी पावर कुछ बड़ी सी एक नंबर 2015 ऐसा कुछ दे सकता है। तो ऐसे कुछ भी क्वेश्चन देते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप ये समझिए कि आयोटा की पावर एक्चुअली है कितना।
आयोटा की पावर 2022 का मतलब है कि इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 इंटू 504 लिख लें, 505 लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 2020 आ जाएगा, +2 कर दीजिए आप। इसका क्या सेंस है, आई की पावर 4 हो जाएगा बच्चे, होल पावर 505 हो जाएगा, प्लस इंटू आयोटा की पावर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इट मीन्स ये 1 होगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर मीन्स ये वैल्यू -1 होगा, तो इसकी वैल्यू -1 हो गई। इस तरीके से आप इस सब की वैल्यू निकाल सकते हैं, और इसके अंदर की वैल्यू को पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो होल पावर जो होगा उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। आई होप समझ में आ रहा है। कोई कंफ्यूजन होगा तो प्लीज़ मुझे बताएंगे। मैं मैसेज करते जाइए, मैं देख रहा हूँ आप लोग का मैसेज भी। ठीक है, आगे बढ़ जाए बच्चे। चलिए, अब हमने एक पैटर्न ये फॉलो कर लिया। इस पैटर्न से हम इस पैटर्न के क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे वो हमने डिस्कशन कर लिया, और आपको आयोटा के कॉन्सेप्ट क्या होता है ये थोड़ा बता दिया गया। देखिए, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसे जेड लिखते हैं, जेड को हम लोग ए प्लस आई बी के पैटर्न में लिख सकते हैं, और कुछ जगह पर एक्स प्लस आई वाई लिखा जाता है, दोनों में फर्क नहीं है। तो जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी है। अगर जेड का मैं कॉन्जुगेट निकालता हूँ, कॉन्जुगेट मैंने उसके ऊपर बार जब लेंगे तो a प्लस आई बी जो होगा उसका कॉन्जुगेट वैल्यू क्या बन जाएगा, a माइनस आई बी बन जाएगा। तो z का जो कॉन्जुगेट होता है वो क्या बन जाता है हमारे पास, a माइनस आई बी होगा। पहले तो ये समझे कि ये जो a प्लस आई बी कैसे बना है। जैसे मैं z इक्वल टू, अगर मेरे पास कोई नंबर है तो जैसे 0 एग्जाम्पल की बात करता हूँ, 0 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है बच्चे, आपको ये पता होना चाहिए। 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप लोग बोलेंगे 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, हाँ ये है। कैसे लिखते हैं 0 को, तो 0 को हम लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आई, 0 प्लस 0 आई लिखेंगे तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। देखिए एक बात याद रखिए, ये 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। उसी प्रकार से अगर z लिखा है इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आई है, जिसमें 3 और ये 4 ये दोनों जो नंबर होंगे, ये दोनों के दोनों नंबर हमारे रियल नंबर्स होंगे, है ना, ये दोनों रियल होंगे। तो इसको बोलेंगे ऑर्डर पेयर। इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर पेयर। हिंदी में क्रमिक युग्म बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्रमिक युग्म। देखिए बच्चे, आज आपको क्लास जितने देर भी चलेगा उतने देर में आपको मेंस के क्वेश्चन तक मैं लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। देखिए, एक क्लास इनफ नहीं होगा पूरा चैप्टर समझाने के लिए, फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपका मेंस और कुछ क्वेश्चन एडवांस के भी टच कर पाऊँ। इट विल बी माय ऑनर टू कंप्लीट, है ना। तो टाइम मेरे को लग रहा है, लेकिन देखते हैं मैं कैसे करूंगा। देखिए, ऑर्डर पेयर का मतलब होता है जो टर्म्स हैं, तो टर्म्स को मैं ऑर्डर पेयर में लिख सकता हूँ। 3, 4 जो होगा ऑर्डर पेयर होगा, और दोनों के दोनों क्या होंगे, रियल होंगे। तो यहाँ पर जो 3 है ना वो रियल है, ठीक है, वास्तविक है, और 4i है ना वो इमेजिनरी है। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये 4 तो रियल है, ये 4 रियल है, बट 4 के साथ जब आप आयोटा का जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हम वापस घूम के आ जाते हैं, हम बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट की बात कर रहे थे। कॉन्जुगेट क्या होता है, देखिए कॉन्जुगेट का मतलब संयुग्मी बोलते हैं अपन लोग। अगर मैं कॉन्जुगेट निकालता हूँ, जेड का कॉन्जुगेट निकालता हूँ, ए प्लस आई बार का कॉन्जुगेट निकालता हूँ, तो कॉन्जुगेट वैल्यू क्या करता है, आयोटा के मल्टीपल का साइन चेंज कर देता है। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो जेड बार इज इक्वल टू हमारे पास ये वैल्यू आई। एग्जाम्पल के लिए जेड इक्वल टू हमारे पास एग्जाम्पल इस तरीके का है, जेड इक्वल टू 3 + 4 आयोटा है हमारे पास। अगर मुझे जेड बार बोला जाए तो मैं क्या करूँगा, 3 + 4 आई का कॉन्जुगेट निकालूंगा तो वो बन जाएगा 3 - 4i। चलिए इसको थोड़ा सा कार्टेशियन फॉर्म में समझें, ठीक है। देखिए कार्टेशियन फॉर्म में क्या लिखते हैं, जैसे हमारे पास ये स्केल है, जैसे मैंने एक कलर ले लिया, एक बार मैं फिर से चेक कर लूँ स्लाइड का कलर चेंज हो सकता है क्या।
बैक। चलिए, टेक्निकली साउंड ना होने से प्रॉब्लम तो होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारे पास ये क्या दिया है, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, जिससे जैसे लिया है हमारे पास z इक्वल्स टू दे दिया है x प्लस आई वाई। देखिए, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई का ये मतलब है x कहीं पर भी हो सकता है। मैं x और y को फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसीडर कर रहा हूँ, तो x और y मैं दोनों को पॉजिटिव लिख रहा हूँ, है ना। x एंड y बोथ और पॉजिटिव मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ। तो ये क्या हो गया कि ये x वाला जो पोर्शन है ना, तो x भी पॉजिटिव है और y भी क्या हो गया, पॉजिटिव। ये कहीं पर एक पार्ट लिख सकता हूँ मैं, x y कंसीडर कर रहा हूँ। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट है ओरिजिन। ओरिजिन से इस पार्ट P की मैं बात करता हूँ, तो OP एक्चुअली रिजल्टेंट बताएगा, इसका मॉडुलस ऑफ z बताएगा। तो ये z जो होता है, मैं जो बता रहा हूँ, वो होता है आपके पास x प्लस आई वाई। तो अभी देखते हैं मॉड ऑफ z कैसे इंडिकेट करता है। पहले क्या करेंगे, यहाँ से एक एल्टीट्यूड बनाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा बच्चे, वो x हो जाएगा। और इस एक्सिस को हम लोग रियल एक्सिस बोलते हैं, और इस एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं हम लोग। ठीक है भाई, तो रियल एक्सिस में x आया है, इमेजिनरी एक्सिस में क्या आएगा, y आएगा। तो इमेजिनरी एक्सिस में हमारे पास y अवेलेबल है, तो ये क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। तो आप ये दिख रहा है आपको, यहां से यहां तक जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। सो ये जो पाइथागोरस थ्योरम आप याद करेंगे, तो ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम R अगर मैं कंसीडर करता हूं इस लेंथ को, OP को, लेट कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, OP इक्वल्स टू क्या लिख दे रहा हूं, R ले रहा हूं। तो R इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ क्या बन जाएगा पाइथागोरस से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो आया आपके पास R की वैल्यू है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही R क्या होता है, ये मॉडुलस ऑफ z बनता है। मॉडुलस ऑफ z क्या बनेगा, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। बच्चे समझ में आ रहा है? आप ग्रुप मैसेज करते जाइए व्हाट्सएप, मतलब इसमें कमेंट बॉक्स में, समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ये हमारे पास ये जेड निकल गया, इसको जेड को क्या बोल रहे हैं हम लोग, मॉडुलस। क्या बोल रहे हैं, मॉडुलस। हिंदी में बोला जाए तो इसको मापांक बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, मापांक। अब देखिए बच्चे, अभी मैं आपको कॉन्जुगेट के बारे में बताया था, उस बारे में वापस बात करते हैं। देखिए, ये यहां से देखिए आपका एक लोकेशन P पॉइंट पे था, x, y था। अगर मैं, क्योंकि मैंने इसमें याद रखिएगा कि मैं x और y दोनों को पॉजिटिव लिया हूं, ये कंडीशन पर ध्यान रखिए। अगर मैं उसका कॉन्जुगेट निकालता हूं, तो जैसे कि मैंने बताया कि z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई है हमारे पास। अगर उसका कॉन्जुगेट निकाला जाए तो वो बन जाएगा x माइनस आई वाई, क्योंकि मैंने इसका कॉन्जुगेट अगर निकाला होगा, z क्या था हमारे पास, x प्लस आई वाई था। अगर उसका कॉन्जुगेट निकाला होगा तो कोफिशिएंट ऑफ आयोटा चेंज हो गया होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ आयोटा चेंज होने से जेड बार बना, जेड बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई बन गया होगा। तो ये एक्स माइनस आई वाई बना, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये जेड है, और ये इसके पॉइंट है एक्स कॉमा वाई है, तो ये पॉइंट होगा एक्स कॉमा माइनस वाई बन जाएगा। तो ये पर्टिकुलर देखिए, आप समझ रहे होंगे। तो कॉन्जुगेट इसका चेंज हो गया। कॉन्जुगेट देखिए, ये पॉइंट पी पॉइंट था, अब नया पॉइंट आ गया पी डैश। तो इस पॉइंट पर जेड का जब मैं मॉड ऑफ जेड निकालूंगा तो दोनों सेम होंगे, ध्यान रखिएगा। दोनों तरफ से अगर मैं मॉड ऑफ जेड निकालता हूं दोनों सेम होगा, बट इसका जो कॉन्जुगेट होता है वो उसका लोकेशन पॉइंट चेंज हो जाएगा। वो पी पॉइंट पर ना होकर अब पी डैश पे हो जाएगा। ये बात समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने बताया जेड इक्वल्स टू हमारे पास एक्स प्लस आई वाई है। अब मैं बोल रहा हूं कि इसका मॉडुलस ऑफ जेड बोलूंगा, तो ये रूट ओवर ऑफ क्या बन जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, वाई का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, वैसे ही अगर इसके बाद में इसके कॉन्जुगेट की बात करता हूं जेड बार की, तो जेड बार क्या होगा, एक्स प्लस आई वाई होगा, उसका कॉन्जुगेट मीन्स क्या होगा, एक्स माइनस आई वाई होगा। अब मैं एक्स माइनस एक्स आई वाई का अगर मॉडुलस निकालने की कोशिश करूं, इसका मॉडुलस निकालूं, तब क्या होगा,
कि मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड, इसका बार निकालेंगे, मॉडुलस ऑफ जेड का बार का मॉडुलस निकालेंगे तो ये बन जाएगा रूट ओवर ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका इट मीन्स ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए, यह हमने अभी क्या बात किया, मापांक के बारे में बताया। और एक रिलेशन होता है बच्चे, जेड और जेड बार में एक रिलेशन होता है और मापांक से भी रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या है देखते हैं। वो रिलेशन है जेड इंटू जेड बार जो होता है मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर होता है। अब पर्सनली भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जैसे आप लोग अभी अभी पढ़ा जेड इज इक्वल टू क्या था, एक्स प्लस आई वाई है, और जेड बार जो है हमारे पास वो क्या है, एक्स माइनस आई वाई है। ठीक है, जेड बार एक्स माइनस आई वाई है। तो अगर मैं जेड का प्रोडक्ट जेड बार से करता हूं, इट मीन्स क्या होगा, एक्स प्लस आई वाई का मैं प्रोडक्ट एक्स माइनस आई वाई से करता हूं। ठीक है, तो जैसे ही प्रोडक्ट करूंगा तो इसमें फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस आई वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, आई स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पर एक खास बात है, यहाँ माइनस आगे है, ये साइन रहेगा, बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस रहेगा। सो ये हुआ अपने पास एक्स स्क्वायर, ये ए प्लस बी ए माइनस बी लगाया हमने, फॉर्मूला सेट कर लीजिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करें हमने, तो हमारा रिजल्ट आया है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया। तो ये रिजल्ट इंटरप्रिटेशन से आया कि एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का होल स्क्वायर है, ये आई स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। तो आपको पता चला जेड इंटू जेड बार जो होता है वो किसी के इक्वलेंट है, इसको अपन मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जेड इंटू जेड बार जो होगा मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ, आपको क्लियर हो रहा है फंडामेंटल। चलिए बच्चे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिकॉज क्या है कि अभी तक जो बेसिक है वो धीरे धीरे बेसिक का टाइम ओवर होते जा रहा है, अब थोड़ा सा अपन लेवल बढ़ाते जाएंगे। जैसे हमने बताया कि जेड के बारे में बताया, मॉड जेड के बारे में बताया बातें। तो अगर मैं बोलता हूँ मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू हो, तो वो कैसे, तो उसका ये कॉन्सेप्ट है, मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू जो होगा वो एग्जैक्टली क्या होगा, छोटा होगा किससे, या बराबर होगा जेड वन प्लस जेड टू के बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान रखना है। तो क्या बताया मैंने, मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू जो होगा उसका जो भी मॉडुलस, उसका जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा, मॉड ऑफ जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड टू से छोटा होगा इसकी वैल्यू। इस बात को आप समझ के देखेंगे, इसमें कैसे होगा इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। सपोज मैं जेड वन की बात करता हूँ, जेड वन इज इक्वल टू 3+4 आयोटा ले सकता हूं, और Z2 की बात करता हूं 1 माइनस आयोटा लेता हूं। अगर मैंने इन दोनों को ऐड किया डायरेक्टली तो व्हाट विल बी द आउटकम, Z1 प्लस Z2 होगा। Z1 अब अपने पास 3+4 आयोटा है, अब इसको मैं ऐड कर रहा हूं 1 माइनस आयोटा के साथ। तो बच्चे ये क्या हुआ, 3+1 क्या बन गया, 4 बना, और आयोटा ये पार्ट में क्या हो जाएगा, 3 आयोटा बन जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करिए, आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है कि Z1 प्लस Z2 का अगर आप क्या करते हैं कॉन्जुगेट निकाल के देखिए, तो ये क्या बनेगा, आपका रिजल्ट क्या बन जा रहा है। इसको आप देख लीजिए, रूट ओवर ऑफ क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होगा। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगा, रूट ओवर ऑफ 5 का। अब ये इसी प्रकार से आप अपनी तरफ से इसको ट्राई करके देखिए। ये जो वैल्यू है मैंने आपको बता दी, ये 4 बना, ये -1 से वापस 3 बन गया। अब इसका इंडिविजुअली वैल्यू निकाल के देखिए, क्या कौन बड़ा होगा आप बता के देखिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, देख के बताइए बच्चे।
ठीक है, तो ये हमारा एक रिजल्ट आ चुका है। ये अब Z1 निकल चुका आपको। वैसे आप Z2 के बारे में बात करेंगे। चलिए Z2 के बारे में बात करते हैं। Z2 इज इक्वल टू, अब Z1 मॉड ऑफ Z2 की बात करता हूं तो रूट ओवर ऑफ क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होगा, रूट ओवर 2 बनने वाला है। और Z1 की बात करता हूं मॉड ऑफ Z1 की, तो रूट ओवर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मीन्स ये क्या होगा, रूट ओवर 5 होगा। तो ये जो वैल्यू आएगी बच्चे, √5 और √7 √3 प्लस √2 प्लस √5 सॉरी, इन दोनों का एडिशन जो करेंगे ना, वो वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज ग्रेटर आएगी इस वैल्यू से। तो इससे आपको एक रिजल्ट पता चला कि Z1 प्लस Z2 जो होता है उसका जो मॉडुलस वैल्यू होता है छोटा होता है Z1 प्लस Z2 से, ये अलग अलग इंडिविजुअल कॉन्जुगेट से। आपको समझ में आ रहा है, पैटर्न समझ में आ रहा है। बट इसमें एक और कंडीशन पे बात करते हैं। अगर मैं Z1 माइनस Z2 की बात करता हूं, जैसे मैंने Z1 प्लस Z2 के बारे में बताया, तो अब ये एक रिलेशन के साथ देखिए, Z1 प्लस Z2, आप ये ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने इसमें प्लस माइनस का साइन दे रहा हूं बच्चे, अगर इसकी बात करता हूं तो इंडिविजुअली क्या होगा, ये Z1 प्लस ये Z2 के से लेस होगा। अगर नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, दोनों बात पे ध्यान देने का। अगर इनके बीच में Z1 प्लस Z2 हो रहा है और या फिर Z1 माइनस Z2 हो रहा है, तो दोनों वैल्यू मॉडुलस ऑफ Z1 और मॉडुलस ऑफ Z2 के प्लस वैल्यू से कम ही होगा। देखिए प्लस वाला वैल्यू तो डेफिनेट वैसे ही कम हो गया, तो माइनस वाले वैल्यू ऑलरेडी कम आएगा, ये तो आप खुद भी कॉन्सेप्चुअली समझ सकते हैं। चलिए अब मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूं। अगर हम लोग बात करते हैं कौन सी वैल्यू से ये बड़ा होगा, ये तो एक कंडीशन पे छोटा दिख रहा है, एक आध कंडीशन पे बड़ा भी तो होगा। दूसरा कंडीशन देखिए, Z1 प्लस माइनस Z2 जो होगा वो वैल्यू होगा ग्रेटर देन इक्वल देन, किससे ग्रेटर देन इक्वल देन होगा, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 से। देखिए इन दोनों के इंडिविजुअल अगर मैं कॉन्जुगेट निकालता हूं, उससे ये उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस से ये वैल्यू क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट से ये वैल्यू छोटा होगा। मतलब ये इंडिविजुअल मैंने अलग अलग वैल्यू निकाल लिया, तो उनका कॉन्जुगेट निकाल के उनका जो डिफरेंस किया, जैसे फॉर एग्जांपल प्रीवियस स्लाइड को अगर देखूं मैं, तो इनका मैं इंडिविजुअल निकाल चुका हूं, Z1 और Z2 निकाल चुका हूं। अगर इनका जो डिफरेंस किया जाए तो उनके मॉडुलस से क्या होगा, छोटा ही आएगा। उनके कॉन्जुगेट के डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस करता हूं, जैसे √5 है √3, इन दोनों का डिफरेंस से इनका जो सम होगा वो, या फिर उनका डिफरेंस होगा, वो डेफिनेटली क्या होगा, इनके डिफरेंस से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये समझने की बात है कि ये Z1 जो होता है प्लस Z2 होता है, उनका जो सम है या उनका डिफरेंस होता है वो ग्रेटर देन इक्वल देन हो सकता है Z1 माइनस Z2 के। समझ में आ रहा, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 के। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। आप लोगों को कोई ट्रबल हो रहा होगा तो आप डेफिनेटली मेरे को पूछ सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाते हैं और नेक्स्ट स्लाइड हम बना के देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, एक और बात पे ध्यान देंगे कि एक और टॉपिक है, जैसे मैं लिखता हूं Z1 प्लस Z2 का अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, तो Z1 और Z2 का स्क्वायर कैसे किया जाता है। अगर मेरे को कोई बोल दे कि Z1 और मॉड ऑफ Z का स्क्वायर करने, थोड़ी देर पहले मैंने बताया मॉड ऑफ Z का जो स्क्वायर होता है वो एग्जैक्टली ऐसे नहीं निकलता, वो होता है Z इंटू Z बार के बराबर, ध्यान रहेगा। जैसे मैं बोला मॉड ऑफ Z का स्क्वायर करने की बात करता हूं, तो किसके बराबर होगा, Z इंटू Z बार के बराबर होगा। उसी प्रकार से अगर मुझे इसका स्क्वायर करना हो तो व्हाट आई राइट, मैं ऐसा लिखूंगा क्या कि Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस क्या लिख दूंगा मैं, Z2 लिखूंगा, Z1 प्लस Z2 लिख दिया चलो। और इसका मैं एक मिनट, हाँ ये थोड़ा सा, अब देखो क्या लिख रहा हूं, Z1 प्लस Z2 लिखूंगा और उसका प्रोडक्ट करूंगा Z1 प्लस Z2 के कॉन्जुगेट से। ये बात क्लियर हुआ। देखिए और एक रूल समझना, एक वर्किंग रूल समझिए, Z1 का अगर मैं, ध्यान दीजिएगा, Z1 का कॉन्जुगेट करता हूं तो अगर उसका डबल कॉन्जुगेट करता हूं तो वो Z बनता है, ये बात याद रहेगा। वैसे ही Z1 प्लस Z2 का अगर मैं कॉन्जुगेट निकालता हूं तो वो बनेगा Z1 प्लस Z2, दोनों का इंडिविजुअल कॉन्जुगेट। इसी प्रकार से अगर बहुत सारे अगर n टर्म्स हैं हमारे पास, ये सभी n टर्म्स हैं, अगर उनका भी डायरेक्ट एक साथ कंबाइन अगर मैं कॉन्जुगेट निकालूं तब भी ये क्या होगा, इंडिविजुअल Z1 कॉन्जुगेट, Z2 कॉन्जुगेट, Z3 कॉन्जुगेट अप टू
Zn कॉन्जुगेट के बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। चलिए अभी इस क्वेश्चन में तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं, मैंने अभी ये बताया कि आपको Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर कैसे करते हैं उसके बारे में बताया मैंने, क्योंकि Z का स्क्वायर आप जान रहे हैं, तो मॉड Z का स्क्वायर होता है Z इंटू Z बार के बराबर। तो व्हाट आई डिड कि मैंने Z1 प्लस Z2 लिखा और इंटू में लिख दिया है Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट लिखा है। तो ध्यान दीजिए बच्चे, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे Z1 प्लस Z2 लिखेंगे, इंटू में आप लिखेंगे Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, आप इंडिविजुअली लिख लेंगे। अब आपको करना क्या है, इनका प्रोडक्ट करना है। तो ये क्या होगा, Z1 का प्रोडक्ट होगा आपके पास Z1 के कॉन्जुगेट से प्लस Z2 के कॉन्जुगेट से होगा, प्लस Z2 का प्रोडक्ट होगा आपके पास Z1 के कॉन्जुगेट प्लस Z2 के कॉन्जुगेट के साथ में। देखिए प्रोडक्ट करते समय फिर से वही रूल याद रखना, जैसे मैं इसका प्रोडक्ट करूंगा तो ये बन जाएगा Z1 बार प्लस ये ऐसे ही क्या बनेगा हमारे पास Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार, और लास्ट वाला टर्म होगा Z2 बार आ जाएगा हमारे पास। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा Z1 मॉडुलस का स्क्वायर Z2 मॉडुलस का स्क्वायर, और ये ये पार्ट बच जाएगा Z1 Z2 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 Z1 का कॉन्जुगेट आएगा। बच्चे इस बात पे थोड़ा ध्यान देंगे। तो ये बात आपको क्लियर हो गई है, इस बात पे थोड़ा सा वर्किंग करना बचा है। देखिए यहाँ तक मैंने जो बताया आपको समझ में आया, आई होप समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो भी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज करिए, मैं देख रहा हूँ आपका मैसेज। चलिए चलिए बच्चे, अब हम लोग इसको थोड़ा सा और ब्रीफिंग में समझाते हैं। क्या मैंने बताया कि मेरे पास Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर जो पार्ट आया वो हुआ Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, है ना, प्लस ये Z1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 Z1 कॉन्जुगेट के बराबर आया। तो ये जो आंसर है ये एक आंसर है, बट इसको दूसरे लैंग्वेज में लिखा जाता है, वो क्या पार्ट होगा, वो होगा Z1 का कॉन्जुगेट का स्क्वायर प्लस Z2 के कॉन्जुगेट का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट, ऐसा लिखा जाता है। अब मैं मैथ्स वाले स्टूडेंट को कभी भी मैं ये नहीं बोलता ऐसा हो जाएगा, मैं ऑलवेज टॉक्स अबाउट वाई। तो मैं अभी बताऊंगा ये ऐसा क्यों होगा, चलो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि Z1 इंटू Z2 का रियल पार्ट का कॉन्जुगेट, ऐसा बोल रखा है। तो अब अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे कि आप लोग को मैंने ये बता दिया है कि 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार, जब इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों पार्ट को जब सॉल्व किया जाएगा, तो ये जब सॉल्व किया जाएगा तो ये उल्टा रिवर्स ऑर्डर में हम इसको क्या लिख सकते हैं कि इसको रियल पार्ट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार लिखा जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूं Z1 माइनस Z2 कॉन्जुगेट का स्क्वायर किया जाए, तब क्या आएगा, तब पार्ट आएगा मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर की बात करूंगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट लिखा जा सकता है। आपको यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप इससे अगर कहीं कोई ट्रबल हो रहा होगा आप मुझे मैसेज करो, मैं आपका मैसेज भी देख रहा हूं। ठीक है, लगभग तो सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर फिर भी अगर कोई भी बात ऐसी डाउट लग रही है तो आप टेक्स्ट करते रहिए, मैं आपके मैसेज पढ़ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ आपके मैसेज में क्या आ रहा है, क्या कौन सा बच्चा क्या फीडबैक दे रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, वो साथ में बात करते भी जा रहा हूँ, सुनते भी जा रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ ऑगमेंट की। ऑगमेंट इसको हिंदी में बोलता है पूर्णांक। देखिए ऑगमेंट की जो बात की जा रही है या पूर्णांक की बात की जा रही है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए ऑगमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि जो एक्सिस ये आपके पास x, y है और ये
पर्टिकुलर पॉइंट P है ना, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये ओरिजिन से ये पर्टिकुलर पॉइंट P है ना, तो इसके कंपोनेंट बन रहे हैं ना यार, तो कुछ ना कुछ कंपोनेंट बन रहे हैं। तो एक एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट बनेगा, ये एक्स है, और ये वाई एक्स, ये वाई बन रहा है, ये तो समझ में आ रहा है। तो कुछ एंगल भी तो बन रहा होगा, जो एंगल बन रहा है, जो ये मॉड जेड और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एक एंगल बन रहा है, तो इसको आर ले सकते हैं। आर और एक्स के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, उसको बोल रहा हूं मैं थीटा, ठीक है, वो है ऑगमेंट, है ना थीटा। थीटा एक्चुअली क्या होगा, थीटा कैसे फाइंड करते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स होगा। एग्जैक्टली मैं डायरेक्टली बता नहीं सकता, मैं पोलर फॉर्म का यूज करके बताया हूं। पोलर फॉर्म समझेंगे ना, पोलर फॉर्म एक है पैटर्न, उसमें क्या करते हैं, इसी चीज को हम लोग पोलर पैटर्न में समझ रहे हैं, तो इसमें कुछ खास नहीं है। कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्शन है ये। देखिए कार्टेशियन फॉर्म में x प्लस आई वाई के पैटर्न में लिखे थे, अब ये r cos थीटा r sin थीटा के पैटर्न में बनेगा। जैसे बनेगा देखते हैं, ये o ले लीजिए बच्चे, p लिख लीजिए, इसको q लिखिए। इन ट्राइंगल OPQ का यूज करिए, इन ट्राइंगल OPQ आप लिखिए cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यूज करिए। अब बेस अपने पास क्या अवेलेबल है, तो बेस अपने पास x अवेलेबल है, हाइपोटेन्यूस आपके पास r अवेलेबल है, तो x अपॉन r लिख सकते हैं, ये cos थीटा के बराबर हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, हमारे पास r cos थीटा आएगा। सिमिलरली आप साइन थीटा का यूज करिए, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, आपके पास y बाय आर होगा, तो r y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, r साइन थीटा होगा। जब इन दोनों इक्वेशंस को आप चाहें, जब दोनों को जब डिवाइड करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से जैसे ही आप डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी, वो बन जाएगी टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, वाई बाय एक्स। तो थीटा जो होगा, जो इसको आर्गुमेंट बोल रहा हूँ, थीटा इज इक्वल टू होगा टेन इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स। अब देखिए इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, एक्स और वाई की कहानी बहुत बड़ी है। अब x और y की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जैसे मैं अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया हूँ, तो डायरेक्टली थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y बाय एक्स लिख लिया हूँ, लेकिन ये थीटा की वैल्यू कुछ एंगल्स के ऊपर डिपेंड करती है, कौन से क्वाड्रेंट पे है x और y, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो इसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बच्चे। देखिए हमारे पास ये, आप पहले एक एक्सिस बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये इसको बोलते हैं, आप क्वाड्रेंट बोलेंगे, ये हुआ रियल पार्ट वाला है, रियल का पॉजिटिव, और रियल का ये नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव रियल पॉजिटिव रियल, ठीक है। और ये इमेजिनरी का पॉजिटिव और ये इमेजिनरी का नेगेटिव पार्ट है। अगर मेरे पास x और y, जिसको मैं ऑर्डर पेयर बोल रहा हूं, दोनों के दोनों पॉजिटिव आएंगे, तब थीटा क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तब जो एंगल कॉन्जुगेट, जो आपका आर्गुमेंट जो आएगा, सॉरी आर्गुमेंट जो होगा वो थीटा होगा, जस्ट थीटा। थीटा मतलब क्या होगा, टेन इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स होगा। थीटा क्या होगा आपका, टेन इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स। बट जब यही एक्सिस, जब ये ऑर्डर पेयर जो होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव को इंडिकेट करते हैं, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं, तब इसकी वैल्यू होती है पाई माइनस थीटा के बराबर। किसके बराबर हो जाती है, पाई माइनस थीटा। आप समझ रहे हैं, ये वैल्यू पाई होती है, ये एक्सिस का लाइन, और ये पाई माइनस थीटा के पैटर्न में आता है। ये याद रखना कि ये आप पढ़ किसको रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो एंगल होता है माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में रोटेट होता है। तो ये ऐसा नहीं कि अगले स्टेज में आप ये पाई प्लस थीटा आप आंसर लिखेंगे। एनसीईआरटी की बुक्स में यहाँ पर पाई प्लस थीटा लिखा हुआ है कुछ बुक में, और आगे बढ़ाकर इसको कुछ इस पैटर्न पे लिख रखा है, तो ये पैटर्न ही गलत है, इसको पाई प्लस थीटा नहीं बोलेंगे, बिकॉज थीटा की वैल्यू जो होगी ऑलवेज लाइज बिटवीन माइनस पाई टू प्लस पाई के बीच में इसके लाई करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये किस में बात कर रहे हैं अपन लोग, आर्गुमेंट की बात करते हैं। जब आर्गुमेंट की बात करते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में लाई करता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे। अब रही बात, मैं जो इसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूं, मेरा तो ये फंडा, ये मैंने बता दिया कि यार ये तो थीटा इसके बीच में आता है, ये भी बता दिया। अब मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट बता रखा है। अब मैं बात करता हूं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करता हूं। थर्ड क्वाड्रेंट जो है दोनों नेगेटिव बताता है, एक्स नेगेटिव एज वेल एज वाई नेगेटिव। एक्स और वाई दोनों के दोनों नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव है एज वेल एज वाई भी नेगेटिव है।
तो कौन से क्वाड्रेंट है, वो है थर्ड क्वाड्रेंट। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करता हूं तो एक्स की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू क्या होती है, आपकी नेगेटिव होती है। सो इस कंडीशन में यहाँ क्या होता है और यहाँ क्या होता है, यहाँ जस्ट रिवर्स, ये क्या हुआ, एंटी क्लॉक डायरेक्शन है। एंटी क्लॉक का मतलब होता है हिंदी में तो वामावत बोलते हैं, और है ना, ये वामावत दिशा है, तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन है, वामावत, है ना। देखिए तो ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन है। जैसे इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके आओगे, उस कंडीशन में जो थीटा था आपका, यहाँ पर ओनली थीटा आ रहा था, वो थीटा बन जाएगा यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में ये माइनस पाई माइनस थीटा बनेगा। इसका मतलब होगा ये होगा माइनस पाई प्लस थीटा बन जाएगा, या फिर थीटा माइनस इसको पाई भी लिख सकते हैं, आप समझिए। अब हम लोग डिस्कशन पार्ट में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है z इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा। अब बोलेगा कन्वर्ट इनटू द पोलर फॉर्म में लिखना है, बहुत सिंपल सी बात है। तो यार ये r cos थीटा प्लस ri साइन थीटा बता रखा हूं मैं, इसके बराबर होगा, z के बराबर होगा। अब ये दोनों पार्ट जो होगा इक्वेशन 1 देंगे, इसको इक्वेशन 2 देंगे, तो r cos थीटा और ये इज इक्वल टू आपके पास 3 आ जाएगा, और r साइन थीटा की वैल्यू आपके पास -4 के इक्विवेलेंट आ जाएगी। तो आप इस तरीके से tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो tan थीटा की वैल्यू जो होगी -4/3 आ रही है। अब ये आप एक और अच्छे से देखिए, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, इसका ऑर्डर पेयर की बात करेंगे। ऑर्डर पेयर पहले निकाल लीजिए। ऑर्डर पेयर क्या होगा, -3 प्लस में है,4 माइनस में है। इसका मतलब A पॉजिटिव B नेगेटिव, माने कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने क्या बताया था, थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आप इसको -tan इनवर्स ऑफ मॉड में y/−1/x लिख दीजिए, आंसर है आपका। मतलब जो आपका थीटा बनेगा, मतलब एंगल जो बनेगा, अब नया एंगल जो भी आएगा, ऑर्गुमेंट जो आएगा, जो ऑर्गुमेंट लिख देता हूँ, ऑर्गुमेंट ऑफ z, वो क्या हो जाएगा, आपके पास आएगा -tan इनवर्स ऑफ y की वैल्यू, y मतलब y की वैल्यू -4 +3। अब ये नेगेटिव मत लेना, मॉडुलस लिख लिए, पॉजिटिव हो गया। तो ये आपके पास जो ऑगमेंट ऑफ z आएगा, -tan इनवर्स ऑफ क्या बन जाएगा, ये -4/3। ये माइनस साइन यहाँ से हट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये ऑलरेडी ऑगमेंट में इसका जो ऑपरेशन होता है, ये माइनस साइन था, वो आगे ऑपरेट हो चुका है, इसीलिए इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है? मैं एक बार देख लूँ बच्चे जो भी हैं वो समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए ये पोर्शन हम लोग समझ गए हैं और आपको क्लियर भी हो चुका है। ठीक, यहां तक का पोर्शन आपको क्लियर हो गया। देखिए बच्चे, मैं आपका चैट बार बार पढ़ रहा हूँ, मैं इसीलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरे को समझ में आते रहे कि आपको सच में समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। चलिए, तो अभी यहाँ तक का पोर्शन मैंने आपको कवर करा दिया है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको मैं अब यूलर पैटर्न बता रहा हूँ, हिंदी में भी यूलर बोलते हैं, फॉर्म, इसको यूलर फॉर्म बोलते हैं, हिंदी में भी यूलर फॉर्म बोलते हैं। अब यूलर फॉर्म क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिख रखे हैं उसको यूलर फॉर्म में लिखा जाता है ना। ये पैटर्न क्या होता है, z इक्वल्स टू r इंटू ई की पावर आई थीटा पैटर्न लिखा जाता है। इसको कैसे लिखा जाता है, आपको समझ लीजिए कि अगर कहीं पर ऐसा लोकेशन दे रखा है, कहीं पर लोकेशन दिया है और उसमें लिख दिया है 3,45 डिग्री, इसका क्या सेंस होगा आप समझने की कोशिश करेंगे बच्चे। इसका मतलब है कि ये जो 3 है ना वो है r के बराबर, और ये 45 है ना वो थीटा डिग्री है, थीटा है एक्चुअली, समझेंगे आप।
ये आपका दिया हुआ है जेड, ये दिया है आपके पास, ये मॉड जेड दे रखा है, मॉड जेड इक्वल्स टू कितना दे दिया है, 3 दे दिया है, और जो एंगल बन रहा है ना वो कितना दे दिया है, 45 डिग्री का रखा है। ये आपको थोड़ा लॉजिकली समझना है। तो आपको एक्स और वाई भी निकालने बोल सकता है, आप इससे भी निकाल सकते हैं, आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा। तो ये एक्स होगा, आप समझते हैं ये एक्स होता है और ये वाई होता है, आपने पढ़ा हुआ है। तो आप क्या पढ़ चुके हैं, कॉस थीटा का फॉर्मूला, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। बेस के प्लेस में आप तो दिख ही रहा है कि आपको पता है कि x होगा, और हाइपोटेन्यूस के प्लेस में आप 3 लिख देंगे यहाँ पर, और cos 45 लिखना है, cos 45 1/√2 होगा। तो इस तरीके से x की वैल्यू आपके पास आएगी 3/√2। तो ये बच्चे ये आपको पैटर्न है, इस तरीके से आपने x निकाला, उसी प्रकार से हम y निकाल लेंगे। तो y निकालने के लिए भी आपको साइन 45 यूज करेंगे। अब साइन 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है। अब परपेंडिकुलर है कितना, इसका परपेंडिकुलर y है और हाइपोटेन्यूस 3 है, तो आपके पास 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो y इज इक्वल टू आपके पास y इक्वल्स टू हमारे पास 3/√2 आ रहा है। तो ये भी एक पैटर्न दे, तो अगर मैं इसको काटी, ये जो पैटर्न दिया है r कॉमा थीटा, इस ये भी पैटर्न कौन से पैटर्न में है, r कॉमा थीटा के पैटर्न में है, r कॉमा थीटा के पैटर्न में। तो इसको मैं वैसे पैटर्न में भी लिख सकता हूँ, कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो कार्टेशियन फॉर्म में लिखूंगा तो x प्लस आई वाई लिखूंगा। तो x प्लस आई वाई मतलब x होगा आपके पास 3/√2, और i लिख देंगे आप, और y की जगह में लिख देंगे आप वो भी 3/√2 ही आएगा। तो ये एक पैटर्न है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं। और यूलर फॉर्म में क्या होगा, इस तरीके का लिखा रहेगा। तो यूलर फॉर्म को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। z इक्वल्स टू हमारे पास समझ लीजिए x प्लस आई वाई है, ठीक है। अगर इसको मैं पोलर फॉर्म में लिखता हूं तो ये r cos थीटा प्लस आर आई साइन थीटा होता है, ये बात समझ में आ रहा है। तो मैं चाहूं तो इससे r कॉमन निकाल लूं, तो ये बन जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होगा। अब ये जो साइन थीटा है ये हुआ z हुआ। अब मैं इस z को, अगर मैं z को ऐसे ही लिखूं r, और यूलर पैटर्न में ये क्या होगा, e की पावर आई थीटा बन जाएगा। ये e की पावर आई थीटा, e की पावर आई थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के बराबर होता है। बात समझ में आई। तो अगर मेरे के पास दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनके बीच में प्रोडक्ट भी करना है तो भी इसमें एक रूल अप्लाई होगा। लेकिन अभी के लिए ये मैं बता दूं कि z इक्वल्स टू क्या बना हमारे पास, r इंटू ई की पावर आई थीटा बना। इसको यूलर थ्योरम बोलते हैं, यूलर फॉर्म बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यूलर फॉर्म बोलते हैं। किसी बच्चे को कंफ्यूजन होगा तो मैसेज करते जाएंगे, उसको बताते भी जाएंगे हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन अ फॉर्म ऑफ यूलर फॉर्म। तो अगर यूलर फॉर्म में दो टर्म है, z1 इक्वल टू अपने पास दे दिया है r1 e की पावर आई थीटा 1 दिया है, ठीक है, ठीक है। और z2 इज इक्वल टू दे रखा है हमारे पास r2 इंटू ई की पावर आई थीटा 2 दिया है, ठीक है। क्या बोला हूं कि z1 इक्वल्स टू r1 इंटू ई की पावर आई थीटा 1 दिया है, और z2 इज इक्वल टू r2 इंटू ई की पावर आई थीटा 2 दिया हुआ है। अगर मुझे पूछा जाए कि z1 इंटू z2 किया जाए तो कैसे बनेगा, z1 इंटू अगर z2 किया जाए तब कैसे बनेगा, तो मैं पहले लिखूंगा z1 की जगह लिख दूंगा r1 ई की पावर आई थीटा 1 लिखूंगा, एक बात है, और थीटा 1 सॉरी, प्लस ये r2 इंटू ई की पावर आई थीटा 2 लिख दूंगा। ये क्या दोनों के बीच में क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ये बीच बीच में उड़ रहा है मेरे दिमाग से भी, तो ये दोनों के बीच में क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो आप देख लीजिए दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, तो r1 इंटू r2 जो होगा, जो ये क्या है दोनों, इसका मॉडुलस है, पहले वाले का मॉडुलस r1 है, पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस r1 है, और दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या है, r2 है। तो z1 इंटू z2 जो होगा r1 r2 हो जाएगा, e की पावर क्या होगा आई थीटा 1 प्लस क्या हो जाएगा आई थीटा 2 हो जाएगा। ये बात कुछ समझ में आ रही है। तो ये अपने पास क्या पैटर्न आ गया, r1 r2 आ गया हमारे पास, e की पावर आई कॉमन निकाल के, आई की कॉमन निकाल के थीटा 1 प्लस थीटा 2 ऐसा लिख सकते हैं। इसको दूसरे लैंग्वेज में जो हमारे पास पोलर फॉर्म है उस फॉर्म में अगर लिखे तो ये क्या बन जाएगा, z1 z2 इक्वल्स टू हमारे पास होगा r1 r2, ध्यान रखिएगा बच्चे, क्या बनेगा r1 r2, और साथ में ये हो जाएगा cos
थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बन जाएगा। आपको समझ में आ रहा है चीजें? कमेंट में लिखते जाइए बच्चे, समझ में आ रहा है? यस, नहीं आ रहा है तो बोलिए नहीं आ रहा है। कुछ भी प्रॉब्लम है बोलते जाइए फटाफट। बहुत बढ़िया। चलो चलो, सबका देखते जा रहा हूँ कमेंट। सबको समझ में आ रहा है? यस, प्रथमेश को समझ में आ रहा है, महक को समझ में आ गया, अमन को, अभय को, आस्था को, पलक को, RDX कौन है पता नहीं, RDX को भी समझ में आ रहा है, प्लस RDX, ठीक है, पूर्णिमा को, BS को, रोमन को, सबको समझ में आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आपके कमेंट भी पढ़ रहा हूँ मैं, इसलिए जरूरी है कि आपको लगना भी चाहिए ना कि सर देख भी रहे हैं आपको। मैं अपने तरफ से एफर्ट पुट कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि थोड़ा है, इजी है, थोड़ा सा समझने लायक भी है। देखिए ये तो मैंने बता दिया यूलर फॉर्म में प्रोडक्ट कैसे करते हैं। देखिए आपको एक फॉर्मूला है, डिमोवियस थ्योरम होता है, एक डिमोवियस थ्योरम भी होता है, इसी पैटर्न का होता है। पहले मैं ये यूलर थ्योरम के कुछ और पैटर्न बता देता हूँ। Z1 इज इक्वल टू, अगर मेरे पास Z1 इज इक्वल टू मेरे पास दे दिया R1 e की पावर आई थीटा 1 है, Z2 इक्वल टू ई की R2 इंटू ई की पावर आई थीटा 2 है, Z3 इज इक्वल टू R3 इंटू ई की पावर आई थीटा 3 है। ऐसे करते हुए Zn इक्वल टू मेरे पास है Rn इंटू ई की पावर आई थीटा n दे दिया है। तो बच्चे अब जो बच्चे अब वो लेवल आ गया है बच्चे, जिस लेवल पे जिनको बेसिक्स आता था वो खत्म होने वाला पोर्शन आ गया। अब मेरी क्लास का पोर्शन स्टार्ट हो गया है, यहाँ से पढ़ाई स्टार्ट हो रही है बच्चे। अब अपन को क्वेश्चंस इस पैटर्न से आ गए। अब बोला इन सब का प्रोडक्ट बोला है, तो आप इसका प्रोडक्ट कर सकते हैं Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 अप टू Zn कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास बनेगा R1 R2 R3 अप टू Rn एक ग्रुप में हो जाएगा, ई की पावर में होगा आई थीटा 1, आई कॉमन निकाल रहा हूँ, प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू ये हो जाएगा थीटा n तक हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू निकल गई हमारे पास? प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर्स। आई होप ये इतना क्लियर होते जा रहा है। अगर इसमें रियल पार्ट बोलेगा तो रियल पार्ट निकाल सकते हैं, इमेजिनरी बोलेगा तो इमेजिनरी भी निकाल सकते हैं। रियल वाले को एक ग्रुप में करेंगे, इमेजिनरी को एक ग्रुप में करके भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप समझ में आ रहा है, आई होप क्लियर होते जा रहा है चीजें। जैसे ही मैंने बोलता हूँ कि थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा तो बच्चे टेंशन में आ जाते हैं। भाई लेवल तो एग्जाम में पूछ रहा है ना, लेवल इज नॉट ओरिएंटेड विथ मी। देखिए ध्यान रखिए, मेरे तरफ से कोई, मैं देखिए अगर मुझे जेई का पेपर बनाने बोला जाए तो मैं बोलूँ चलो यार तुम इजी से इजी बना लो। इजी मेरे हाथों में एक चीज है, क्या? इजी पेपर देना। इजी पेपर कभी नहीं आता यार, मैं बता दूं, जेई का पेपर है, कोई स्टेट बोर्ड में कोई ले रहा है, कोई स्टेट कोई कंडक्ट कर रहा है, कोई CGPET या फिर MPPET टाइप की कोई एग्जाम है, या फिर महाराष्ट्र CET, कोई भी एग्जाम करवा रहा है, वो सब अलग एग्जाम होता है। और ये जो एग्जाम होता है यार, ये तो सेंट्रल बेस्ड एग्जाम है, उतना इजी पेपर नहीं आएगा। तो अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ अभी बेसिक्स पढ़ना स्टार्ट किए हैं, अभी से बहुत सारे बच्चे घबरा जा रहे हैं। अभी शुरुआत हुआ है बच्चे, ये तो हम लोग शुरुआत की है, बहुत बिल्कुल बेस स्टार्ट हुआ बच्चे, अभी ध्यान से पढ़िए, सुनते जाइए, अभी काम स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ आर्गुमेंट ऑफ अगर मैं Z1 इंटू अगर Z2 की बात करता हूँ तो इंडिविजुअली वो आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 के बराबर होता है, याद रखेंगे आप। अगर दो लोग का अगर आर्गुमेंट का प्रोडक्ट किया जाता है तो वो किसके बराबर होगा? तो वो होगा Z1 और Z2 दो अलग अलग नंबर है ना, उनका प्रोडक्ट किया जा रहा है, उसके बाद आर्गुमेंट निकाला जा रहा है। दोनों अलग अलग चीजें, थोड़ा समझने की कोशिश करो। सपोज मेरे पास Z इक्वल टू, मैं तुम्हें समझाने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ये हमारे पास है Z इक्वल टू 1 प्लस
आयोटा दिया है, ठीक है। इसको मैं Z1 ले रहा हूँ, ठीक है। Z2 इज इक्वल टू मैं कंसिडर कर रहा हूँ √3 प्लस आयोटा ले रहा हूँ। ये दो टर्म दे दी, एक पहला ये दूसरा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ऑगमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 है। पहले Z1 इंटू Z2 तो कर लूँ। तो Z1 इंटू Z2 क्या करेंगे, 1 प्लस आयोटा इंटू √3 प्लस आयोटा लिख देंगे। चलिए इसको प्रोडक्ट कर लेते हैं। अब इनका प्रोडक्ट करने के बाद ये 1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा √3 प्लस आयोटा आएगा, ठीक है। इस √3 इंटू आयोटा हो जाएगा, और इससे प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करिए, ये √3 प्लस आयोटा आया हमारे पास, ये √3 आयोटा आया है हमारे पास, आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो एक ग्रुप में आपके पास आ रहा है √3 -1, एक ग्रुप में आ रहा है, एक ग्रुप में आयोटा कॉमन निकलेगा, एक ग्रुप में आएगा √3 + 1 आ जाएगा। ये एक वैल्यू होती है Z1 इंटू Z2। अगर इसकी वैल्यू अगर पूछा जाए तो इसका कॉन्जुगेट निकाला जाए तो एक्चुअली ये 75 और 15 डिग्री है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ये एक वैल्यू निकलने वाली। चलिए Z1 Z2 आ चुका है। अब मैं इसको अगर मैं ऑगमेंट ऑफ इसका निकालता हूँ, Z1 Z2 की बात करता हूँ, तो वो बनेगा tan इनवर्स ऑफ √3 + 1 अपॉन √3 - 1 बनेगा। बच्चे यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? √3 + 1 अपॉन √3 - 1 कैसे लिखा? इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, अभी क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हुआ है। देखिए सबसे पहले ये फॉर्मूला को सेट हो सकता है, उसको सेट करने के लिए √3 से डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट है। तो √3 + 1 अपॉन √3 करता हूँ मैं, √3 - 1 अपॉन √3 करता हूँ। इसको सॉल्व करिए, ये क्या बन जाएगा, ये tan इनवर्स ऑफ, ये पहला वाला टर्म बचेगा 1 + 1 अपॉन √3, और सेकंड वाला टर्म बचेगा 1 - 1 इंटू 1 अपॉन √3। ध्यान दीजिए मैं कुछ ऐसा लिख दिया हूँ, आपको समझना है। अब ये tan इनवर्स ऑफ, ये क्या बन जाएगा, tan, ये π/4 होता है, ये याद रखिए tan π/4, और ये tan π/6 होता है। तो अल्टीमेटली ये होगा π/4 + π/6 का सम हो जाएगा। तो ये 75 डिग्री बन रहा है, आप समझ पा रहे हैं? तो ये tan से tan इनवर्स हट जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 24, ठीक है। 6π प्लस ये हो जाएगा 4π, अल्टीमेटली 5π/12 आ जाएगा आपका आंसर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई आपके पास नया थीटा की। ये किसका है, ये इन दोनों का जो ऑगमेंट है, दोनों का अलग अलग है ना, दोनों के प्रोडक्ट का निकाला हूँ। अब अलग अलग निकालना है, तो पहले वाले का ऑगमेंट निकालता हूँ। इसका अगर मैं ऑगमेंट निकालता हूँ, इसका एंगल निकालता हूँ, तो आप सिंपली थीटा इज इक्वल टू y/x करूंगा तो 45 डिग्री दिख रहा है यहाँ पर। अगर इसको करूंगा, इसका थीटा बने, और θ2 निकालता हूँ इसका, तो वो कितना हो जाएगा यार, वो तो 1 अपॉन √3 मतलब π/6 आ जाएगा। इन दोनों का सम करने से कितना आ जा रहा है, 5π/12 आ रहा है। तो अल्टीमेटली ये जो ऑगमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 जो होता है, किसके बराबर होता है, ऑगमेंट ऑफ Z1 प्लस ऑगमेंट ऑफ Z2 होता है। बच्चे समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं देखूं एक बार आपको मैसेज। ठीक है, ठीक है, मैसेज भी करते जाओ बच्चे, तुम लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो चलो ठीक है। अब देखिए मैं तो अपने तरफ से एफर्ट्स पुट कर सकता हूँ। बहुत सारे बच्चे जो है कि जैसे लेवल बढ़ता है वो थोड़ा गायब हो जाते हैं, लेकिन मैं ये क्या कर सकता हूँ कि मैंने एक बात को मैंने नोटिस किया है कि आज बच्चे कैसे हो गए हैं कि मोबाइल के फैंटेसी टाइप के लाइफ स्टाइल हो गया उनका। उनको लगता है कि इंटरटेनमेंट होते रहना चाहिए। इंटरटेनमेंट, भाई पढ़ाई में इंटरटेनमेंट थोड़े हद तक ठीक है, उसके बाद इंटरटेनमेंट का रोल खत्म हो जाता है और पढ़ाई स्टार्ट होता है। क्योंकि देखिए एंटरटेनमेंट वाले बच्चे जो है एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये IIT JEE की बात हो रही है। आप अगर रफली, अगर थोड़ा बहुत मस्ती मजाक बोला जाए तो मस्ती मजाक के लिए मैंने आप लोग के लिए एग्जाम का पंचनामा भी बना दिया। चलो ठीक है, बच्चे थोड़े खुश हो जाएंगे, लेकिन एग्जाम तो भाई आपको देना ही है ना यार। तो एग्जाम देना है मतलब उसके लिए थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं आपके लिए स्पेशली लाइव लेक्चर ले रहा हूँ, तो थोड़ा और ध्यान से समझो, ठीक है। तो मुझे पर्सनली ये लगने लगा है कि बहुत, जैसे ही मैं थोड़ा लेवल बढ़ाता हूँ थोड़े बच्चे गायब होने लग जाते हैं। तो ये क्लास से लेकर अभी ऑनलाइन क्लास में भी यही हालत हो रहा है। देखिए ये देखिए आर्गुमेंट ऑफ Z1/Z2 है। मैंने बोला आर्गुमेंट ऑफ Z1/Z2 क्या होगा, इसका होगा ऑगमेंट ऑफ, ध्यान रखिएगा, ऑगमेंट ऑफ Z1 माइनस ऑगमेंट ऑफ Z2 होता है। ये याद कर लीजिएगा कैसे होता है, मैं आपको ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूँ पहले वाला, सेकंड वाला प्रूव नहीं करूंगा, ठीक है। और एक खास
ऑगमेंट ऑफ, ध्यान रखिएगा, जेड का पावर, अगर ये जेड की पावर एन है, ऑगमेंट ऑफ जेड की पावर एन, जेड की पावर में एन है, तो उस कंडीशन में एन टाइम्स ऑफ ऑगमेंट ऑफ जेड होगा। ये एक बहुत स्पेशल है, ये याद रखेंगे, इसके बेस पे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। और वेयर एस कंडीशन है कि एन की वैल्यू क्या होना चाहिए, आपका इंटीजर होना चाहिए, एन मस्ट भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। चलिए बच्चे, मैं थोड़ी देर पहले आपको मॉडुलस की एक प्रॉपर्टी बताया था, उस प्रॉपर्टी के बेस में क्वेश्चन भी बताना स्टार्ट कर रहा हूं। अभी जो बताया गया आपको समझ में आ रहा है, मैसेज करते जाइए बच्चे। बहुत बढ़िया, ठीक है, गुड। चलिए अब मैं इस पैटर्न के क्वेश्चन बता रहा हूं जो पेपर में आ चुका है और इसको जानना बहुत जरूरी है। अब एग्जांपल दे रहा हूं, एक एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ दिया है हमारे पास क्वेश्चन, जेड माइनस टू प्लस आयोटा दे दिया है, अगर वो वैल्यू लेस देन इक्वल देन टू दे दिया है, देन फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड जेड। बच्चे क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा खासा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करेंगे। दो अलग अलग वैल्यू तो नहीं दिया है, एक मॉडुलस दे दिया है, मॉडुलस में जेड माइनस टू दे दिया है, प्लस आयोटा दे दिया है, वो वैल्यू किसके लेस देन है, लेस देन टू दे रखा है। तो पूछ रहा है कि क्या होगा, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ जेड बने इंडिविजुअली मॉडुलस को अलग करना है, दिमाग का लॉजिक खोल के बात करेंगे, तो अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप इसमें कुछ लॉजिक लगा सकते हैं बच्चे, इसमें दो अलग अलग ऑपरेशन लग सकता है क्या, आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, जेड प्लस माइनस टू प्लस आयोटा, ऐसा भी लिख सकते हैं क्या हम लोग, इसको ये सोचिए, ये ऐसा लिख सकते हैं क्या हम लोग, या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि अपन जेड बाहर माइनस बाहर निकाल ले, ये टू माइनस आयोटा लिख सकते हैं क्या, ये सोचिए, आप लोग खुद सोचिए, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही एक पैटर्न बताया। ये बताइए कि जेड वन, मैं एग्जांपल बताइए, मैं थोड़ी देर पहले बात किया था कि जेड वन माइनस जेड टू जो होता है वो किससे छोटा होता है या किससे बड़ा होता है, मैंने बताया था। छोटा किससे होता है यार, ये छोटा होता है, बराबर हो सकता है जेड वन प्लस जेड टू से, इससे छोटा होता है। लेकिन किससे बड़ा होता है वो भी बताया था मैं, किससे बड़ा होता है, सोचो जल्दी से। यस, इनके अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस के, इनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं बच्चे, उनके अलग अलग डिफरेंसेस से बड़ा होता है। मॉडुलस के अंदर में लिख देना जेड वन माइनस, अब ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस में टू माइनस आयोट, इससे ये इस वैल्यू से ये क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये वैल्यू क्या हो रही है, बड़ी है। कौन वैल्यू बड़ी हो गई, जो इंटायर जो आपके पास मॉडुलस वैल्यू दे रखा है, जेड माइनस टू माइनस आयोटा दिया है, वो इंडिविजुअली वो किससे बड़ा है, बराबर हो गया इंडिविजुअल अलग अलग। तो मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस टू माइनस आयोटा के मॉडुलस के। अब ये देखो, इसका मॉडुलस सॉल्व हो सकता है, देखिए यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, जेड माइनस टू माइनस आयोटा जो है वो वैल्यू किससे ग्रेटर देन इक्वल देन मॉडुलस ऑफ जेड वन, वर्ड लिख दिया, जेड वन नहीं है, जेड है, ये क्या है, जेड है, ठीक है, ये जेड माइनस, यार ये टू माइनस आयोटा का मॉडुलस क्या होता है, रूट ओवर टू का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर होता है, तो रूट ओवर क्या बन जाएगा, ये फाइव बनेगा। तो इसको लिख सकते हैं आप, रूट फाइव लिख सकते हैं। बच्चे ये समझने की कोशिश करेंगे, ये आपको समझ में आया तो आई होप चीजें धीरे धीरे सॉल्व होते जा रही हैं। आपको यहाँ तक फंडामेंटल क्लियर हुआ, तो आपको एक बात पता चल गई है कि यार कुछ चीजें हैं, क्या चीज है कि ये वैल्यू देखो, ये जो है जेड माइनस टू माइनस आई जो है एग्जैक्टली ये वैल्यू है, ये किससे छोटा है, ये टू से छोटा है, लेकिन किससे बड़ा आ रहा है, ये बड़ा आ रहा है मॉडुलस ऑफ जेड ऑफ माइनस रूट फाइव से। ये बात को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये एक रिलेशन समझ में आ रहा है, ये रिलेशन आ चुका है, तो क्या इन दोनों का कंपैरिजन हो सकता है,
डेफिनेटली कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज ये वाली वैल्यू जब इससे छोटी है तो ये वाली वैल्यू डेफिनेटली इससे छोटी होगी। तो अपने पास क्या रिलेशन आया, देखिए हमारे पास रिलेशन आया है मॉड ऑफ जेड माइनस रूट 5 जो है वो है लेस देन इक्वल्स देन रूट 2 के। अब ये मॉडुलस होने के कारण से, मॉडुलस लगा होने के कारण से इसको आप ये लिख सकते हैं, मॉडुलस हटाएंगे तो मॉड ऑफ जेड माइनस रूट 5 जो होगा वो किससे बड़ा होगा और ये किससे छोटा होगा, ये रूट 2 से। ये देखिए मॉडुलस होने के कारण से ये वैल्यू, इसके अंदर की जो वैल्यू की बात हो रही है ये माइनस रूट 2 और प्लस रूट 2 के बीच में आ जाएगा। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, मॉड ऑफ जेड की बात कर रहा है क्वेश्चन, मॉड ऑफ जेड की बात कर रहा है तो रूट 2 में आप ऐड कर दीजिए रूट 5 को। अब यहाँ पर लिखिए ये जेड में रूट 5 प्लस रूट 5 कर दीजिए बच्चे, सभी साइड दोनों साइड में रूट 2 प्लस रूट 5 हो जाएगा। तो आपको ये दोनों टर्म कैंसिल करते हुए नजर आ रहा है, तो यह हुआ रूट 5 माइनस रूट 2 से ये डिफरेंस है, ये इस वैल्यू से ये क्या होगा, ये मिनिमम वैल्यू होगा, लीस्ट वैल्यू होगा और ये मॉड जेड के लिए। और ये क्या हुआ, इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट 5 प्लस रूट 2 होगा या फिर रूट 2 प्लस रूट 5 होगा। तो ये इसका रिजल्ट होगा। आई होप सब बच्चों को समझ में आ रहा है, मैसेज भी देखूं। ठीक है, बढ़िया। चलिए बच्चे, अब हम लोग बच्चे थोड़ा सा चैप्टर को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। अब हम लोग डिस्कशन की पार्ट में थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग तो ये समझ रहे थे कि जेड के बारे में हम समझें, तो अगर जेड की वैल्यू अगर यूनिट हो, यूनिटरी हो, है ना, यूनिटी हो, है ना, रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहा हूँ, यूनिट रूट ऑफ यूनिटी, है ना, यूनिट रूट की बात कर रहा हूँ। तो अगर ये वैल्यू है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये इक्वल्स टू जेड की 2 की 1 की पावर 1/3 के इक्वलेंट है, अगर मैं ऐसा बोल दूं, मतलब ये क्या हुआ, एक यूनिट जो पावर होता है, वैल्यू होती है, उसका क्यूब रूट की बात हो रही है। तो अब इसको सॉल्व करें कैसे, इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको इंडिविजुअली सॉल्व किया जा सकता है। इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या लें, जेड का क्यूब कर देंगे, जेड क्यूब माइनस इजिकल टू 1 हो जाएगा, या फिर जेड क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसको फैक्टराइज करेंगे, जेड माइनस 1 और दूसरा होगा जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इससे जेड की वैल्यू आपकी एक 1 आ रही है। देखिए आपको पास जेड की वैल्यू 1 आ रही है तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वो जेड एक कंडीशन में 1 आ रहा है, दूसरे इसके 2 वैल्यू और आएंगे, ये इमेजिनरी वैल्यूज होंगे क्योंकि ये डी की वैल्यू लेस देन 0 होगी, इसमें समझ रहे होंगे आप। तो ये कैसे सॉल्व होगा, इसको सॉल्व करने का पैटर्न होगा, इस फॉर्मूला लगा लीजिए, ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी इक्वस टू 0 से सिंप्लीफाई करके सॉल्व करने से एक्स जेड इक्वस टू हमारे पास आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आएगा हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास -1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, इट मीन्स क्या होगा, -1 प्लस माइनस रूट ओवर 3 आयोटा अपॉन 2 आ रहा है। तो अपने पास 2 वैल्यू और आ गई। तो जेड की क्या क्या वैल्यू आई, जेड इक्वस टू 1 आ रहा है, जेड इक्वस टू आ रहा है -1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2 आ रहा है, एक वैल्यू आ रहा है जेड इक्वस टू -1 माइनस रूट 3 आई अपॉन 2। इन वैल्यूज में से इस वैल्यू को ओमेगा कंसीडर करेंगे और इसको ओमेगा स्क्वायर कंसीडर करेंगे। क्या क्या कंसीडर करेंगे, एक टर्म 1 आया, एक जो रूट्स आए हैं, क्यूब रूट्स जो आए उनमें से एक आएगा 1, दूसरा आएगा ओमेगा और नेक्स्ट आएगा ओमेगा स्क्वायर। ये 3 रूट्स आए हैं, इनमें कुछ प्रॉपर्टी भी है। क्या प्रॉपर्टी है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करके देखा जाएगा तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। कैसे आएगी, 1 प्लस इसकी वैल्यू -1 प्लस रूट 3 आई बाय 2 है, प्लस हमारे पास इसकी वैल्यू आई थी -1 माइनस रूट 3 आई बाय 2 है, और सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम वाइज 2 हो जाएगा आपके पास, 2 प्लस -1 प्लस रूट 3 आई, ठीक है भाई, -1 माइनस रूट 3 आई हो जाएगा। सभी टर्म कैंसिल हो रहे हैं, देखिए ये दोनों भी कैंसिल हुए, ये दोनों को ऐड किए, 2 - 2 हो गया डिवाइडेड बाय 2 हो गया, ये आंसर आ गया 0।
तो ये हमारे पास वैल्यू आई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 आ गया। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो गया, या फिर 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया, या फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आप माइनस ओमेगा लिख सकते हैं, या फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को आप -1 लिख सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करने वाला टर्म होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। मैं मैसेज देख लूं एक बार। ठीक है, हाँ इसको क्या पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। एक बच्चा पूछा था मुझे अभी, तो मैं बोला पोलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, ऐसा नहीं है नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए जेड इक्वल्स टू हमारे पास 1 आई का है, और जेड इक्वल्स टू हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या आ रही है, एक आ रही है -1 प्लस √3 आई अपॉन 2 आ रही है। दूसरी वैल्यू आ रही है जेड इज इक्वल टू -1 माइनस √3 आई अपॉन 2 भी आ रही है। तो इसको पोलर फॉर्म में भी कवर कर सकते हैं बच्चे, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इसको लिख सकते हैं -1/2 प्लस √3/2 आयोटा लिख सकते हैं आप, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा -1/2 माइनस √3 आई अपॉन 2। अगर मैं थीटा निकालूं, इसका एंगल निकालूंगा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। कौन से क्वाड्रेंट में है, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव पे है। तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव पे एंगल देख लेते हैं, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी। इसको लिख सकते हैं पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स होता है, मैंने आपको बता रखा है इसका वैल्यू, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं मैं। तो अभी देखिए पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स, y की जगह क्या लिख देंगे, ये अपॉन 1, तो ये आएगा आपके पास 60 वैल्यू आ जाएगी, है ना, बिकॉज नेगेटिव नहीं लेना है ना। ये क्या हो जाएगा आपके पास, √3 आने वाली है, नेगेटिव वाला पार्ट नहीं लेना है, -1 रहेगा भले, तो हटा दो। पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 3 लिख दीजिए, तो ये अल्टीमेटली आएगा पाई माइनस पाई/3 आएगा। तो इसका रिजल्ट आएगा 2π/3। इसका रिजल्ट कितना आएगा, 2π/3। एक एंगल आपको समझ में आ चुका है, दूसरा एंगल समझना है जिसमें एंगल भी है। देखिए मैं बोल रहा हूँ ये और ये एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट है। देखिए समझिए, कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट बताया था मैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट अभी अभी बताया था। अब ध्यान दीजिए, एक ओमेगा है, एक ओमेगा स्क्वायर है, दोनों में खासियत क्या है कि एक जन दूसरे का कॉन्जुगेट है। तो ये सभी जेड की वैल्यू है, लेकिन अभी जेड नहीं लिख सकते, अभी इसके बारे में बात करूंगा। इसका अगर मैं कॉन्जुगेट पार्ट निकालूंगा तब ये नीचे आएगा। तो अगर मैं इसका स्केल ऐसा बना लूं, देखिएगा मैं अगर इसका स्केल बनाता हूं, तो आप एक बार ध्यान देके देखिए, ये एक वैल्यू आ रही होगी, एक इसके जस्ट नीचे आ रही होगी। तो एक वैल्यू इसको लिख सकता हूँ -1/2 कॉमा √3/2, एक वैल्यू होगी इसकी, और एक वैल्यू इसका कॉन्जुगेट होने के कारण से एक वैल्यू आएगी आपके पास -1/2 कॉमा -√3/2। और एक वैल्यू है जिसको 1 लिखा है, 1 का मतलब 1 मत समझना, 1 + 0 आई लिख लेना। तो ये एक वैल्यू यहाँ पर भी आएगी, इसको लिख सकते हैं 1,0। आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसा नो बीच में थोड़ा मैसेज भी कर दो, मुझे समझ में तो आए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये अब ये पॉइंट आ गया। अगर इनसे मैं अगर एक ट्रायंगल बना लूँ, तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। क्या बनेगा, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा बच्चे। ये देखिए यहाँ से इनको मिलाएंगे तो एक एक शेप बनेगा, एक शेप बन रहा है बच्चे, देख रहे हैं ना। तो एक शेप बन रहा है, क्या बनेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का बन जाएगा। तो ये मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाया हूँ। ये एंगल ये क्या बनेगा, ईच एंगल कितने डिग्री का आएगा, 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और एक जो शेप बनेगा ये 60 डिग्री का ईच आएगा, तो π/3 ईच वन होगा। तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल भी बन जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझने की चीज़ है, और बहुत अच्छी भी चीज़ है, आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और एक खास बात को याद रखेंगे आप कि जो 1 है ना, 1 कुछ नहीं है, 1 एक्चुअली ओमेगा क्यूब है। 1 क्या है, ओमेगा क्यूब है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, कहीं पर लिखा है समझ लो 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n, ठीक है, प्लस ऐसे करके ओमेगा की पावर कितना भी दे दिया,
अगर समझ लो ये 2 तक दिया है, सपोज यहां तक रोक ले, और n इज मल्टीपल ऑफ 3, n जो है मल्टीपल ऑफ 3 है, तब क्या होगा इसका वैल्यू? क्या सोच सकते हैं आप? सोचिए, बिकॉज ये तो 1 आ रहा है, ये तो अल्टीमेटली 1 होगा। ये मल्टीपल ऑफ 3 कितना भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 6 भी हो सकता है, और ये दिया ओमेगा की पावर, मैं n इक्वल्स टू लेट n इक्वल्स टू 3 ही ले लेता हूं, तब क्या होगा? तो ये क्या हुआ कि हमारे पास 1 ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n है, तो ये 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 प्लस ओमेगा की पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये क्या बनेगा, 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 प्लस ओमेगा की पावर 6 हो जाएगा। एज आई सेड, मैं थोड़ी देर पहले कहा कि ओमेगा क्यूब जो होता है किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ वैल्यू पुट करके देखिए, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1, तो अल्टीमेटली आंसर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो ये आपका पैटर्न है, आपको इस पैटर्न के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे। देखिए मैं एग्जैक्टली ये नहीं बोल सकता हूँ कि यही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हर छोटी सी चीज मैथ्स में याद रखिएगा, हर छोटी चीज आपको रिजल्ट देने में मेहनत आपको बहुत हेल्प करती है। हर छोटी चीज जो आपने सोचा भी नहीं होगा, वो छोटा सा ट्रिक आपको काम आ सकता है। यस, वो छोटी सी छोटी चीज भी आपको काम आ सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप हर छोटी चीजों को पढ़ें, समझें। चलिए, अब मैंने इस बात को आपको क्लियर कर दिया। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपको समझा दिया है मैंने। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मोर और लेस आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं nth रूट ऑफ यूनिटी की बात करता हूं। nth रूट ऑफ यूनिटी की बात करता हूं। देखिए nth रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब ऑलरेडी 1 है, ठीक है। यूनिटी जो वर्ड यूज हुआ है, यूनिटी माने 1। अब 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 को लिख सकता हूं 0, 1 प्लस 0i। 1 को मैं ऐसा ही लिख सकता हूँ, 1 प्लस 0i लिख सकता हूँ। अगर मेरे पास समझ लीजिए x की पावर n इक्वल्स टू 1 है, तो उसका मतलब है nth रूट ऑफ यूनिटी है। तो x की पावर n इक्वल्स टू 1 है, तो इसको चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि x की पावर n इक्वल्स टू 1 प्लस 0i, ये मैं ऐसा लिख सकता हूँ। और इसको जो जीरो को, इसको एक्चुअली क्या हुआ आप समझ रहे होंगे कि इसका मल्टीपल 1 आ गया। इसका मल्टीपल कुछ नहीं तो 1 है, 1 प्लस 0i है। तो ये 1 जो है ना, वो अल्टीमेटली क्या हुआ, मॉड ऑफ जेड होता है। मॉड जेड में r होता है, उसकी वैल्यू 1 है, तो कोफिशिएंट इसका 1 है। आप इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अपने पास x की पावर n जो होता है, इसका मल्टीपल होता है, r की वैल्यू 1 रखा है, कोई टेंशन नहीं है। आप इसको लिख सकते हैं 1 इंटू कॉस में 1 कब आता है, ये सोचिए। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 आती है, प्लस साइन में 0 की वैल्यू 1 होती है, तो i टाइम्स ऑफ साइन 0 लिख सकते हैं। आपके पास एक पैटर्न आया, x की पावर n जो आया है आपके पास, कॉस 0 प्लस i साइन 0 आ रहा होगा। आई होप समझ में आ रहा है। आप कुछ मैसेज भी कर नहीं रहे, समझ में आ रहा है कि नहीं यार, आई डोंट नो, तो आना चाहिए। देखिए अब मैं ये आपको थोड़ी देर पहले बता नहीं पाया था, अभी बता दूं कि जब भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, z इज इक्वल टू कॉस थीटा r कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा होता है, तो वो एक पैटर्न को फॉलो भी करता है। वो ऐसा होता है कि z इक्वल टू r इंटू कॉस 2n पाई प्लस थीटा प्लस i साइन 2n पाई प्लस थीटा को फॉलो करता है। मतलब आप n के प्लेस में 1 2 3 कुछ भी वैल्यू पुट करोगे ना, तो आपके रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। लेकिन ये इसका इंटीग्रेटेड रूल बता रहा है, ये जनरल सॉल्यूशन बताता है, इसका जनरल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन क्या बता रहा है, ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा इसका जनरल सॉल्यूशन, इसको क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या बता रहा है, जनरल सॉल्यूशन कि z इक्वल टू r इंटू कॉस 2n पाई, मतलब अगर समझ लीजिए n की जगह 0 ले लिया, तो n 0 ले लिया तो मेरे पास ये वापस यही रिवर्स आ गया। n की जगह 1 भी ले लूंगा ना, कॉस में अगर ये एंगल थीटा यार, अगर मैं 1 लेता हूँ 2 पाई, अगर एक साइकिल घुमा भी दूं
देखिए यहाँ पर था थीटा, सपोज थीटा ये पॉइंट पर था, इसको मैं 360 वापस घुमा भी दूं तो यार वो अपने सेम लोकेशन पे आएगा कि डिफरेंट लोकेशन पे आएगा, कुछ सोच के बताओ। अगर इसको मैं घुमा दूं 360 तो वापस अपने सेम लोकेशन पे आएगा। तो इसमें 2n पाई के ऐड होने से इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। कभी कभार आंसर का पैटर्न एंगल बड़ा दे देता है तो बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, तो उसके लिए समझने के लिए बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर लिखा होगा cos 3630 प्लस आई साइन 3630 डिग्री। अरे यार इतना बड़ा एंगल दिया है, ऐसा कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है यार। इसको तो आप अपने पैटर्न में चेंज कर सकते हो ना। इसको आप क्या लिख सकते हैं, cos n पाई के पैटर्न में लिखिए, मतलब 2 पाई के पैटर्न में, मतलब इसको 360 इंटू 10 लिख सकते हैं, प्लस आप क्या लिख सकते हैं, इसको कुछ और भी लिख सकते हैं आप, प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3600 हो जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा, प्लस आई साइन में भी ये क्या हो जाएगा 360 इंटू 10 प्लस 30 डिग्री कर लेंगे। अब इसको और सॉल्व करिए तो वापस इसको वापस लेके आ जाए अपने अपने मूल रूप में, इसको लेके आए तो ये cos 30 प्लस आई साइन 30 है। अब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है आप जानते हैं, √3/2 है, प्लस आई इंटू 1/2 होगा, तो अल्टीमेटली ये आंसर है। तो इस पैटर्न में एंगल घुमा रहेगा तब भी ऐसे दिया रहेगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं देखूं जितने, देखिए नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कम रहेंगे तो मैं क्लासेस को कंटिन्यू अभी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कुछ कुछ पार्टिसिपेंट कम होते जा रहे हैं। तो जल्दी जल्दी तो थोड़ा सा ठीक है। देखिए हमारा ये जो मोटिवेशन होता है, अल्टीमेटली टीचर का मोटिवेशन क्या है, स्टूडेंट है। स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखते हैं तो टीचर का मोटिवेशन लेवल बढ़ते जाता है। आप लोग थोड़ा सा नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जाएं तो और अच्छा लगता है मुझे। चलिए मैं अभी जो भी बताया आप लोगों को समझ में आ रहा है। मैं nth रूट की बात कर रहा था, nth रूट में कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में बात कर रहा था। तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चों की हिम्मत थोड़ी धीरे धीरे कम होती जा रही है। जैसे जैसे उनकी हिम्मत कम हो जाएगी तो टीचर की भी हिम्मत कम होगी। तो मैं अभी क्लास को थोड़ी देर में वाइंड अप कर सकता हूं, क्योंकि मैंने आज की टास्क तो बहुत बड़ा लेके रखा है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट थोड़े कम है तो थोड़ी एनर्जी लेवल कम हो जाएगी हमारी भी। तो लेट वी डिस्कस कैसे करेंगे, इसमें और डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैं अगर बात करता हूँ सम ऑफ n रूट्स ऑफ यूनिटी अगर की बात की जाए तो उनको अगर n रूट्स को जोड़ रहे हैं 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर n को अगर मैं जोड़ता हूं, अल्फा की पावर n नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर n टर्म्स हैं, लेकिन पहला टर्म तो 1 हो गया, इसलिए यहाँ पर n-1 हो जाएगा। तो इन टर्म्स को जोड़ते हैं, इनका सम का क्या फॉर्मूला होगा। ये एक बात सोचो कि सम ऑफ जीपी सीरीज का फॉर्मूला याद आ रहा है, तो सम ऑफ जीपी सीरीज में फर्स्ट टर्म क्या दे दिया, 1 दे दिया, तो आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, 1 क्या फॉर्मूला होता है यार, मैं लिख देता हूँ, ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर होता है। ये एक पैटर्न होता है सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूले में अगर जाएंगे तो इस पैटर्न से हम लोग इसको सॉल्व कर लें। 1 माइनस अल्फा की पावर n अपॉन क्या होगा 1 माइनस अल्फा, पैटर्न पे ये आ जाएगा आपके पास। ये नंबर ऑफ टर्म्स इसके n टर्म्स हैं। तो इस तरीके से ये सोल्यूशन आएगा आपके पास। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। इसको सॉल्व करने के लिए ये जीपीसी इसका सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, आई होप सो समझ में आ रहा होगा। कैसे बना वो भी बता देता हूँ। इसका फर्स्ट टर्म आपके पास जो है ए प्लस ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर n-1 होता है। ये पैटर्न आप याद करिए। इनका जो सम करते थे तो फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू हमारे पास फर्स्ट टर्म 1 है और r इक्वल्स टू हमारे पास रेशियो ऑफ सेकंड एंड फर्स्ट करके देख लीजिए, अल्फा है और नंबर ऑफ टर्म्स जो है n है, n नंबर ऑफ टर्म्स है। तो आप इसके फॉर्मूला में देख लीजिए। अब ये क्या हुआ, बड़ा है छोटा है वो कॉन्सेप्ट में तो अभी पता नहीं। अब इसको क्या करेंगे, 1 माइनस अल्फा की पावर क्या बन जाएगा, ये n बन जाएगा, इसका मल्टीपल 1 रहेगा अपॉन 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो बच्चे ये हम लोग क्या बताए हैं कि सम ऑफ द टर्म्स का फॉर्मूला बताया गया है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम अगली क्लास
हम आगे लेंगे। इस क्लास को आज के लिए हम वाइंड अप करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। बहुत सारे बच्चे फिर भी लाइव में इतने देर तक वॉच कर रहे हैं, वो बड़ी बात है। तो हम अगली क्लास में हम इसके आगे का लेवल पढ़ाएंगे। ये इसका बेसिक लेवल 1 कंप्लीट हो चुका है। अब जो भी पढ़ेंगे आप इससे जेई के लेवल के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बनाएंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।